जो है वो स्टार्ट करेंगे वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का है, जिसके अंदर मैं जो स्टैंडर्ड्स कवर करवाऊंगा आप लोगों को, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। उसके बाद IFRS 15 और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। मतलब जितने भी आपके जो इसके अंदर टॉपिक्स आपके F3 के अंदर जो स्टैंडर्ड्स इंक्लूड हैं, उन स्टैंडर्ड्स को हम लोग रिवाइज करेंगे। इसमें ये होगा कि कुछ चैप्टर्स भी आप लोगों के प्रीवियस भी कवर हो जाएंगे, और काफ़ी बच्चों को ये इशू चलता रहता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 में, और IAS 16 अच्छा ना होने की वजह से बच्चे को इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 में भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसलिए हम लोग IAS 16 से स्टार्ट करेंगे, और IAS 16, देन उसके बाद IAS 38, देन उसके बाद IAS 37। अब एक दफ़ा मैं इधर क्लियर कर दूं कि स्टैंडर्ड्स कौन कौन से थे। भाई IAS 16 का जो नाम है आपकी बुक के अंदर वो होगा नॉन करंट एसेट, लेकिन इसका ओरिजिनल जो नाम है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। वो आप लोगों को मैं क्लियर करता हूँ कि क्यों हम इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कहते हैं और किस तरीके से हम इसको कवर अप करेंगे। इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 ये है इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। भाई उसके बाद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 37 हम लोगों ने सुना था, ये किसके ऊपर है? प्रोविजन, प्रोविजन, देन उसके बाद लाइबिलिटीज, देन उसके बाद कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स। उसके बाद इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 था हमारा चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स एंड एरर्स। हालांकि मेरा आज पहले दिन IAS 8 और IAS 10 ही करवाने का था, लेकिन वो इनफैक्ट मैंने IAS 8 के अंदर चेंजेस इन एस्टीमेट है, तो एस्टीमेट्स जो हम लोग बनाते हैं वो नॉर्मली IAS 16 के अंदर उसका टॉपिक है, तो उसको हम लोग कवर करके फिर उसको करेंगे। फिर उसके बाद IAS 10 जो है ये है इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग, या इसको ये भी कहते हैं बैलेंस शीट डेट। और उसके बाद IFRS 15 हमने पढ़ा था रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। लेकिन इधर मैं आप लोग को ये भी क्लियर करता जाऊं कि IFRS 15 ये इनफैक्ट रिप्लेसमेंट है इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, जो कि F7 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं, प्लस इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18 रेवेन्यू रिकॉग्निशन। इन दोनों को रिप्लेस करके उसने IFRS में कन्वर्ट किया। मैं ऑलरेडी ये चीज़ डिस्कस कर चुका हूँ। जितने भी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनको वो कन्वर्जन प्रोसेस में है कि वो IFRS में इनको कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। और इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 ये था इन्वेंट्री के ऊपर या स्टॉक के ऊपर, ये स्टॉक की वैल्यूएशन करना, इन्वेंट्री को कैसे वैल्यूएट करना है, कैसे ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को हम पहले प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफ़र करते हैं, और कैसे मैचिंग कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम क्लोजिंग स्टॉक क्रिएट करते हैं, फिर उसकी वैल्यूएशन करते हैं FIFO को। वो सारा कुछ हम इसके अंदर क्या करेंगे? कवर अप करेंगे। अब ये जो स्टैंडर्ड मैंने बीच में लिखे हैं IAS 38, 37, IAS 8, IAS 10, IFRS 15, ये इनफैक्ट बहुत डिटेल्ड में है, लेकिन यहाँ पे F3 के लेवल पे इनका सिर्फ आप ये समझ लें कि एक एक्सट्रैक्ट गिवन है, तो उस एक्सट्रैक्ट के मुताबिक जितना हमारा F3 के अंदर है उसको मैक्सिमम हम कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए। तो कुछ के तो अलग टॉपिक्स हैं, अलग चैप्टर्स हैं। मतलब नॉन करंट एसेट का, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का IAS 16 का अलग से टॉपिक है, इंटेंजिबल एसेट्स का IAS 38 का एक अलग से आपका चैप्टर है कैप्लन की बुक के अंदर, प्रोविजन लाइबिलिटी एंड कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ का इसका एक अलग से टॉपिक है, चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी एस्टिमेट एंड एरर्स जो कैप्लन की बुक है इसके अंदर उसने इंक्लूड नहीं किया हुआ, लेकिन आपके सिलेबस में ये इंक्लूड है। इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट ये कंपनी अकाउंट्स के साथ चैप्टर्स के साथ इमर्ज है, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट भी कंपनी अकाउंट के साथ इमर्ज है, इन्वेंट्री या स्टॉक का भी एक अलग से चैप्टर है। तो इससे ये फायदा ये हो जाएगा कि स्टैंडर्ड्स कवर करने से एक तो आपकी वो क्या कहते हैं बेस अच्छी बन जाएगी, और दूसरा कुछ चैप्टर्स भी हमारे इसमें क्या हो जाएंगे? कवर अप हो जाएंगे। भाई इधर तक किसी का क्वेश्चन? जी सोमल, आफ्ताब, जो बच्चे प्रेजेंट हैं, किसी का क्वेश्चन है इधर? तो भाई ओके है ना? IAS 16 से स्टार्ट कर दें। इसमें काफ़ी बच्चों को मसला रहता भी है, तो मैंने कहा इसको कवर अप करके आगे चलते हैं चीज़ें लेके।
माइक किसका ओपन है? माइक बंद कर दें, जब क्वेश्चन पूछना हो तो हर 5-7 मिनट बाद मैं आपसे माइक जो है वो अनम्यूट करवा लूँगा। अच्छा, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का आपकी बुक के अंदर हो सकता है इसका नाम हो नॉन करंट एसेट, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। स्टैंडर्ड के मुताबिक जब हम सबसे पहले एसेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं, भाई एसेट क्या होता है, तो एसेट को डिफाइन करने के लिए वो कहता है कि एसेट क्या होता है कि एक प्रेजेंट वैल्यूएबल थिंग रिजल्टेड फ्रॉम पास्ट इवेंट विच इज कंट्रोल्ड बाय द बिजनेस and from which there is economic benefit inflow to the entity। मतलब एसेट की डेफिनेशन अगर स्टैंडर्ड के मुताबिक हम लोग बात करें, FA1 के लेवल पे जब हम लोग स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग में, नर्सरी फेज में जब हम लोग आते हैं, बिल्कुल एक स्टार्ट में लेते हैं, तो हम बड़ी सिंपल डेफिनेशन पढ़ देते हैं कि जी वैल्यूएबल थिंग हो और बिजनेस के कंट्रोल में हो तो हमारा क्या होता है? एसेट होता है। लेकिन जब हम यहाँ पे बातें करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यूएबल थिंग आपके पास वो होनी चाहिए, प्रेजेंट वो आपके पास चीज़ मौजूद होनी चाहिए, पास्ट इवेंट से आपने क्रिएट की हो, जो आपके कंट्रोल में हो। इधर अक्सर बच्चे जो है वो अक्सर हम लोग ये गलत वर्ड यूज कर देते हैं, विच इज ओन्ड बाय द बिजनेस। ओन्ड का मतलब होता है मालिक। भाई ओन्ड जरूरी नहीं है, कंट्रोल जरूरी है कि आपके किस में होना चाहिए? कंट्रोल में होना चाहिए। एंड फ्रॉम विच देयर इज इकोनॉमिक बेनिफिट इनफ्लो टू द एंटिटी, और बेनिफिट भी हमें क्या होना चाहिए? इनफ्लो होना चाहिए। अगर ये 4 क्राइटेरिया मीट हो जाते हैं तो उसको हम अपना क्या नाम देते हैं? एसेट नाम देते हैं। अब जब एसेट की हम लोग डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, एसेट को जब हम लोग क्लियर कर लेते हैं, तो भाई एसेट फर्दर हमने पढ़े थे 2 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं हमारे नॉन करंट एसेट और कुछ होते हैं हमारे करंट एसेट। अब करंट एसेट्स को आपको याद होगा हम लोग लिक्विड एसेट्स का भी नाम देते थे, और जो नॉन करंट एसेट्स है इसको हम अपने फिक्स एसेट्स का भी नाम देते थे। नॉन करंट एसेट्स को हम अपने लॉन्ग टर्म एसेट्स का भी नाम देते थे, और जो करंट एसेट है इनको अपने शॉर्ट टर्म एसेट्स का भी नाम देते थे। अब जब नॉन करंट एसेट्स की हम लोगों ने बातें करनी है तो नॉन करंट एसेट में सबसे पहले वो कहता है कि सबसे पहले हम इसके ऊपर एक टेस्ट अप्लाई करते हैं। अगर हमने कोई चीज़ रीसेल पर्पस के लिए खरीदी है, देखें जब आपने कोई एसेट खरीदना है तो एसेट से फ्यूचर में आपने क्या लेना है? फायदा। और एक बिजनेसमैन एक एसेट से फायदा 2 ही तरीके से ले सकता है, या तो उसको यूज करके या उसको क्या करके? सेल करके। अगर आपने एक एसेट सेल करने के लिए खरीदा है, रीसेल पर्पस के लिए खरीदा है, तो वो कौन सा एसेट है? करंट। और अगर एक एसेट आपने यूज करने के लिए खरीदा है तो उसको हम क्या नाम देते हैं? नॉन करंट एसेट। अगर ये टेस्ट अप्लाई नहीं होता तो फिर फर्दर दूसरे टेस्ट की तरफ हम लोग जाते हैं कि अगर एक एसेट हमारे पास है जिसको हमने शॉर्ट टर्म यूज के लिए लेना है, शॉर्ट टर्म यूज का मतलब विद इन 1 ईयर, कि अगर एक रिपोर्टिंग ईयर के लिए जिस दिन हमने खरीदा उसे 1 साल के अंदर अंदर हमने इसको यूज करना है, 1 साल तक हमें इससे बेनिफिट लेना है, तो उसको हम क्या नाम देते हैं? करंट एसेट। और अगर हमने इसको 1 साल से ज्यादा यूज करना है, 1 साल से ज्यादा इससे फायदा लेना है, तो उसको अपने बुक्स के अंदर क्या नाम देते हैं? नॉन करंट एसेट। अब नॉन करंट एसेट को मैं फर्दर 2 तरह का कैटेगराइज कर देता हूं। मैं नॉन करंट एसेट कुछ होते हैं टेंजिबल एसेट्स और कुछ होते हैं आपके इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल में क्या फर्क है? भाई टेंजिबल वो होते हैं जिनकी फिजिकल सब्सटेंस होती है, और इनटेंजिबल वो होते हैं जिनकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती। फिजिकल सब्सटेंस का मतलब जिसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं वो इनटेंजिबल एसेट, जैसे चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, बिल्डिंग है, भाई इसको हम फिजिकली टच कर सकते हैं। लेकिन इनटेंजिबल एसेट जैसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते। इसके अंदर हम गुडविल को भी कह सकते हैं, हालांकि गुडविल के ऊपर इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 3 है, उसको हम डिटेल में वहां पर जाके डिस्कस करेंगे। अब टेंजिबल जो नॉन करंट एसेट्स हैं ये भी 2 तरह के हैं, याद रखिएगा, ये भी 2 तरह के हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटीज में यूज होते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज किए जा सकते हैं। जैसे एक मैं एसेट लेता हूं, आपकी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर 2 तरह के मेन डिपार्टमेंट होते हैं, एक एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट होता है और दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट होता है? प्रोडक्शन। अगर आपका कोई एसेट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में यूज होना है, याद रखिएगा उसके ऊपर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 अप्लाई होता है, और उसके मुताबिक ऐसा एसेट जिसको हम प्रोडक्शन
प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए यूज करें, उसको हम क्या नाम देते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और कुछ ऐसे एसेट्स होते हैं जो हम खरीदते हैं इस मकसद के लिए, उस मकसद क्या है, कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब जैसे मैंने जमीन खरीद लेता हूं, इसलिए कि जी इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो मैं इसको क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा। तो अगर हम कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए अगर कोई एसेट खरीदते हैं, याद रखिएगा वो हमारा कौन सा एसेट होता है, उसको इसके मुताबिक इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 के मुताबिक उसको डील किया जाता है, जो कि F7 में हम लोग जाके पढ़ेंगे और इस स्टैंडर्ड का हम नाम वहां पे जाके पढ़ेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ये क्लियर करना यहां पे जरूरी है कि बच्चे के ज़हन में नॉन करंट एसेट, ऐसे एसेट जो 1 साल से ज्यादा यूज करने हैं वो नॉन करंट एसेट, उसके ऊपर IAS 16 नहीं भाई, मैं आपको ये क्लियर कर रहा हूं। ऐसे एसेट जो 1 साल से ज्यादा यूज होने हैं, पहली बात है वो 2 तरह के होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। टेंजिबल के अंदर 2 तरह के होते हैं, कुछ प्रोडक्शन या एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं, उनके ऊपर IAS 16 अप्लाई होता है और IAS 16 का नाम हमने क्या पढ़ा है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। और कुछ होते हैं कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए या फिर रेंटल के लिए, उनको हम क्या किसके मुताबिक डील करेंगे, IAS 40, जो कि हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे F7। और इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर जो हमारा स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, याद रखिएगा वो IAS 38 अप्लाई होता है। करंट एसेट के अंदर आपको पता है इन्वेंट्री भी आती है, करंट एसेट्स के अंदर आपके रिसीवेबल्स भी आते हैं, करंट एसेट्स के अंदर आपके ऑब्वियसली बात है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आते हैं, करंट एसेट के अंदर आपकी एक्रूड इनकम भी आती है। लेकिन इसमें से करंट एसेट्स में मेन एक इन्वेंट्री है जिसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, जो कि F3 के अंदर इंक्लूड है, और हम यहाँ पे डिटेल में इसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ होती हैं इन्वेस्टमेंट्स, जैसे मैं किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेता हूं, लोन नोट्स खरीद लेता हूं, याद रखिएगा वो F3 में टॉपिक तो नहीं है, लेकिन उसके लिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर एक अलग से स्टैंडर्ड अप्लाई होता है, वो होता है IFRS 9, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड 9, जो कि F3 के अंदर तो नहीं लेकिन F7 के अंदर जाके बढ़ेंगे। तो आपको क्लियर होना चाहिए जो एसेट के मुताबिक हम लोग बात कर रहे हैं, तो एसेट डिफरेंट नेचर के हैं, इनके ऊपर डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड्स अप्लाई होते हैं, जिनमें से मेन जो नॉन करंट एसेट्स के सॉरी जो एसेट्स के ऊपर हमारे स्टैंडर्ड हैं, एक IAS 16 हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ऐसे एसेट जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज के लिए या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज के लिए यूज होते हैं, या फिर इंटेंजिबल एसेट जिनकी फिजिकल सब्सटेंस नहीं होती, IAS 38 के अंदर आते हैं, पेटेंट रॉयल्टीज वगैरह। और कुछ ऐसे हैं जो करंट एसेट्स के अंदर क्लोजिंग स्टॉक है, उसके ऊपर इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के मुताबिक डील करेंगे। हाँ जी, इधर तक किसी का क्वेश्चन? और भाई क्लियर है, माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन है तो पूछ लें। अब IAS 16 के मुताबिक जब हम लोग, अब IAS 16 मैं स्टार्ट करवाने जा रहा हूं, IAS 16 के मुताबिक जब हम लोग डील करते हैं, तो सबसे पहले एक एसेट जब खरीदा जाता है तो हमने ये डिसाइड करना होता है कि क्या उस एसेट को आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। शो करने का मतलब उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। IFRS 9, चाहे वो शेयर्स के अंदर आप लोग करें, चाहे आप लोग वो इन्वेस्टमेंट जो है वो लोन नोट से डिबेंचर्स वगैरह में करें। अच्छा, IAS 16 के मुताबिक सबसे पहले आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है, डेफिनेशन हमने पढ़ ली है, इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया। एसेट खरीद तो लिया, लेकिन इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आपने क्या करना है, रिकॉग्नाइज करवाना है। तो उसको रिकॉग्नाइज करवाने के लिए 2 पॉइंट्स को फुलफिल करना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट क्या है कि वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, आपको उसकी वैल्यू का पता होना चाहिए। वैल्यू कैन बी मेजर्ड रिलायबली, आपने जो एसेट खरीदा उसकी वैल्यू होनी चाहिए। बच्चा कहता है सर नॉर्मली तो एसेट हम खरीदते हैं, भाई जब आपने एसेट खरीदा तो आपको उसकी कॉस्ट का पता है, अगर उसकी कॉस्ट का पता है तो ठीक है, उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर आप शो कर दें। लेकिन बहुत से एसेट आप एक्सचेंज कर लेते हैं। इसमें मैं बच्चों को हमेशा से एक एग्जांपल देता रहा हूं। एक आपके फादर यूके होते हैं, उन्होंने एक BMW आपको गिफ्ट की, आपने BMW को क्या कर दिया, बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब उस BMW को एज अ कैपिटल आपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किया, तो भाई आपके पास 2 इफेक्ट होते हैं, एक तरफ आपके पास एसेट आ रहा है, दूसरी तरफ आपके पास क्या आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। भाई उस एसेट की वैल्यू क्या होगी, खरीदी तो मैंने है नहीं तो मुझे उसकी कॉस्ट का पता नहीं। लेकिन फिर दूसरी ऑप्शन ये है कि अगर आपने एसेट अपने बुक्स अकाउंट के अंदर शो करना है तो किस वैल्यू पे शो करें, क्योंकि आपको उसकी वैल्यू का क्या पता है, कॉस्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन क्या उसकी मार्केट वैल्यू है। तो उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया स्टैंडर्ड बताता है, अगर वो क्राइटेरिया के मुताबिक वैल्यू मेजर हो जाए तो उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो कर दें। लेकिन अगर उसकी वैल्यू नहीं पता तो भाई आपको याद होगा
होगा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हम शुरू से पढ़ते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के मुताबिक उसको आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो नहीं कर सकते। ऐसी चीज, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि ओनली दोज ट्रांजैक्शन कैन बी रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट विच हैव सम मॉनेटरी वैल्यू। और दूसरी बात है, इसके ऊपर हम जो फर्दर दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं वो क्या है कि एक्सपेक्टेड बेनिफिट इनफ्लो टू द एंटिटी। हमें पता हो कि इस एसेट से हमें फ्यूचर में बेनिफिट आना है। बच्चा कहता है कि सर एक बिजनेसमैन या एक बिजनेस तो बेवकूफ़ ही होगा कि एक एसेट खरीदा और उससे बेनिफिट नहीं आना। भाई मैं आपको पहले यहाँ पे I-16 और I-40 डील करवा चुका हूँ कि अगर आपने एक एसेट खरीदा है, उस एसेट से आपने फ़ायदा प्रोडक्शन की फॉर्म में लेना है, उस एसेट से आपने एडमिनिस्ट्रेशन की फॉर्म में लेना है, तो I-16 के मुताबिक आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। एज आ I-16 के मुताबिक उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। लेकिन अगर आपने एसेट को खरीदा और उससे फ़ायदा आपने कैपिटल एप्रिसिएशन की फॉर्म में लेना है, या उससे आपने फ़ायदा लेना है कि इसे हमने क्या कहते हैं, इसको रेंटल पर्पस के लिए आपने लिया है, तो फिर उसको आप I-16 के मुताबिक रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। फिर रिकॉग्नाइज करने के लिए आपने इसको रिकॉग्नाइज करवाना है किसके मुताबिक, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 40 के मुताबिक, जो कि हम लोग डील करेंगे किसके अंदर, F7 के अंदर जाके। भाई ये क्लियर होती बात है। इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया के बाद हमने एक एसेट खरीद तो लिया, इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ने ये कह दिया कि ठीक है सर आप इसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि ये दोनों पॉइंट्स को फुलफिल करें। हमने ये दोनों पॉइंट्स को फुलफिल कर लिया, ठीक है, उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो करना चाहिए। लेकिन फर्दर ये क्वेश्चन ये राइज होता है कि इनिशियल मेजरमेंट क्राइटेरिया के मुताबिक उसकी वैल्यू क्या होगी। क्यों? मेरा एक सिंपल आप लोगों से क्वेश्चन है, भाई लैंड आप लोग खरीदते हैं भाई 10 लाख की। अब लैंड अगर आपने 10 लाख की खरीदी है तो ऑब्वियसली बात है जब आप लोग लैंड खरीदते हैं, आप सबको पता है कि हमने उसकी रजिस्ट्री भी करवानी होती है, लीगल चार्जेस भी पे करने होते हैं। अब उसके ऊपर मैंने रजिस्ट्री जो पे की है फॉर एग्जांपल 2 लाख की पे की है, तो क्वेश्चन ये है कि क्या हम इसको 10 लाख का ही शो करें या 12 लाख का शो करें। तो उसके लिए हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करते हैं इनिशियल मेजरमेंट क्राइटेरिया। इनिशियल मेजरमेंट क्राइटेरिया के मुताबिक हम लोगों ने इस एसेट की वैल्यू डिसाइड करनी होती है कि किस वैल्यू पे इसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर शो करें। इसके लिए आप लोगों ने ऑलरेडी FA1 के अंदर टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर का टॉपिक पढ़ा होता है, उसके अंदर कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिटेल में पढ़ा होता है, तो उसके मुताबिक हम इसकी वैल्यू क्या करते हैं, मेजर करते हैं। लेकिन फिर भी मैं हल्का सा बता देता हूं 3 के लेवल पे कि किस तरीके से कौन कौन सी चीजें आपने इसके अंदर क्या करनी है, रिकॉर्ड करनी। फॉर एग्जांपल मैंने लैंड खरीदी है, तो लैंड की सबसे पहले बेसिक कॉस्ट है, भाई उसकी जितनी भी बेसिक कॉस्ट है वो उसकी एसेट की वैल्यू में हर हाल में ऐड होनी चाहिए। उसके बाद इसमें से फौरन अगर आपने कोई ट्रेड डिस्काउंट लिया है तो वो ट्रेड डिस्काउंट आपने इसमें से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो आपके पास कौन सी अमाउंट आ जाएगी, नेट अमाउंट। उसके बाद आपने इसके अंदर जो चीज़ें ऐड कर सकते हैं, अगर इस एसेट की आपने इंस्टॉलेशन करवाई है तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपने इसमें क्या करनी है, ऐड करनी है। अगर आपने इस एसेट की कोई इंस्टॉलेशन करवाई है तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट आपने इसमें क्या करनी है, ऐड करनी है। वो इस एसेट की वैल्यू में क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। अगर कोई टेस्टिंग कॉस्ट आई है तो वो टेस्टिंग कॉस्ट भी इसमें क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। अगर कोई आपकी साइट प्रेपरेशन कॉस्ट आई है तो भी साइट प्रेपरेशन कॉस्ट भी आपकी इसके अंदर क्या होनी चाहिए, ऐड होनी चाहिए। अगर आपके कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस आए हैं तो भाई वो भी इसके अंदर क्या होने चाहिए, ऐड होने चाहिए। क्योंकि ऐसा एक्सपेंस जिसके बगैर ये एसेट हमें फायदा नहीं दे सकता, जिसके इनकर किए बगैर ये एसेट हमें फायदा नहीं दे सकता, तो उसको हमें इस एसेट की वैल्यू में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। और वो ऐसी कॉस्ट होगी जिसको आपने वन टाइम इनकर करना है। बट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी हमने इसमें क्या करने हैं, ऐड करने हैं। उसके बाद मैं इधर वर्ड एक यूज करने लगा हूं, एनी कॉस्ट इनकर्ड टू टेक एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन। कोई भी अगर आप कॉस्ट इनकर करते हैं टू टेक एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, इसलिए कि आपने उस एसेट को वर्किंग कंडीशन में लेके आना है, उस कॉस्ट के इनकर किए बगैर ये एसेट वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता, तो आपने वो कॉस्ट इसमें ऐड करनी है। इसके लिए ये भी वर्ड यूज किया जाता है रिपेयर बिफोर यूज। अब रिपेयर बिफोर यूज की जगह ये भी वर्ड यूज किया जाता है इनिशियल रिपेयर। अगर आपको लगता है कि आपने कोई ऐसा एसेट खरीदा है जिसके इनकर किए बगैर ये एसेट वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता, तो ठीक है, आपने उसको भी हमने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। तो भाई इस तरह की कॉस्ट को लीगल चार्जेस आप लोगों ने पे की है, जैसे मैं लैंड की बात कर रहा था, तो लैंड अगर आपने खरीदी है तो उसकी कोई रजिस्ट्री चार्जेस पे की हैं, भाई वो लीगल चार्जेस भी आपने इस एसेट की वैल्यू में क्या करने हैं, ऐड करने हैं। तो इन सारी कॉस्ट को इसमें ऐड करने का मकसद, ये एसेट की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी। जब ये एसेट की वैल्यू डिफाइन हो जाएगी तो हम इस प्रोसीजर को नाम दे रहे हैं, जो सारी एसेट की वैल्यू को ऐड कर रहे हैं, कि हम इन सारी कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, कैपिटलाइज कर रहे हैं। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे इंस्टॉलेशन कॉस्ट कैपिटलाइज करनी चाहिए या एक्सपेंस आउट करनी चाहिए, आपके कैपिटलाइज करनी चाहिए। बट टेस्टिंग कॉस्ट आपको एक्सपेंस आउट करनी है, कैपिटलाइज करनी चाहिए, आपको भाई क्या करनी चाहिए, कैपिटलाइज करनी चाहिए। भाई साइट प्रेपरेशन कॉस्ट हमें एक्सपेंस आउट करनी चाहिए, कैपिटलाइज करनी चाहिए, भाई कैपिटलाइज करनी चाहिए। बट ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमें कैपिटलाइज करने चाहिए, एक्सपेंस आउट करने चाहिए, भाई कैपिटलाइज करने चाहिए। तो कहने का मतलब ये सारी का बच्चा कहता है इसका मतलब सर हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं, एसेट खरीदते हैं, नॉन करंट एसेट, तो जितनी
भी उसके एसोसिएटेड कॉस्ट है वो कैपिटलाइज करते हैं। भाई नहीं, इंश्योरेंस आपने एक गाड़ी लेते हो तो उसकी आपने इंश्योरेंस करवानी है, तो इंश्योरेंस आपने हर साल पे करनी है। जब इंश्योरेंस आपने हर साल पे करनी है तो उसको कैपिटलाइज नहीं करना, आपने उसको क्या करना है, एक्सपेंस आउट करना, क्योंकि इंश्योरेंस आपने हर साल पे करनी है। ऐसी कॉस्ट जो आपने वन टाइम इनकर करनी है और उसके बगैर ये एसेट वर्किंग कंडीशन में नहीं आ सकता, तो उसको हमने क्या करना है, कैपिटलाइज करना है। ये एसेट की वैल्यू आएगी। इस एसेट की वैल्यू की अब एंट्रियां बना सकते हैं। डेबिट कर देंगे किसको, एसेट को, डेबिट कर देंगे किसको, एसेट को, जो भी एसेट का नाम है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, और क्रेडिट कर देंगे किसको, कैश को। अगर आपकी जेब में से कैश गया है और अगर क्रेडिट पे खरीदा है तो ऑब्वियसली बात है किसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट करो। इधर तक किसी का क्वेश्चन जो भी बचा लाइव है। अब जब आपने इनिशियल मेजरमेंट क्राइटेरिया अप्लाई कर लिया, उसके बाद अगला टेस्ट इसके ऊपर अप्लाई होता है सब्सीक्वेंट मेजरमेंट क्राइटेरिया। सब्सीक्वेंट मेजरमेंट क्राइटेरिया क्या है कि ये तो इनिशियली जब आपने एसेट खरीदा उस टाइम इसके ऊपर आपने जो कॉस्ट इनकर की उस कॉस्ट को आपने क्या किया, कैपिटलाइज करते गए। लेकिन अब उसके बाद ये क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एसेट को आप लोगों ने यूज करना स्टार्ट कर दिया, तो भाई जब आप लोग एसेट को यूज करते हैं तो तब भी तो इसके ऊपर कोई ना कोई कॉस्ट इनकर होती है। तो उस कॉस्ट के बारे में क्वेश्चन है कि भाई क्या उस कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करें या उसको क्या करें, एक्सपेंस आउट करें। मोस्ट सिंपल इसमें अगर मैं वर्ड में यूज करूं तो आपने एक गाड़ी खरीदी है, तो गाड़ी खरीद के आपने उसको यूज करना शुरू कर दिया है, तो आपको पता है कि उसको गाड़ी को 1-2 महीने बाद आपने ट्यूनिंग करवानी है, उसको क्या करवाना है, दोबारा मेंटेन करवाना है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि जब उसको यूज कर रहे थे तो यूज करते वक्त आपने अगर उसके ऊपर कोई कॉस्ट इनकर की है, क्या उस कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करें या एक्सपेंस आउट करें। भाई आपने बिल्डिंग खरीद ली है, बिल्डिंग खरीद के आपने उस बिल्डिंग को यूज करना स्टार्ट कर दिया, 1-2 महीने बाद आपने उसको रिपेयर करवाया या उसके अंदर एक्सटेंशन करवाई, तो क्वेश्चन अराइज होता है कि उसको कैपिटलाइज करें या एक्सपेंस आउट करें। तो जो बाद में हम लोग ड्यूरिंग यूजेज ऑफ दिस पर्टिकुलर एसेट हम उसको यूज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे जो कॉस्ट इनकर होती है, क्वेश्चन राइज होता है कि हम उसको कैपिटलाइज करें या एक्सपेंस आउट करें। वो किसके मुताबिक देखते हैं, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्राइटेरिया के मुताबिक। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्राइटेरिया के मुताबिक जब हमने ये चीज चेक करनी है तो हमने देखना यह है कि क्या उस एक्सपेंस की नेचर कैपिटल एक्सपेंस है या उस एक्सपेंस की नेचर कौन सी है, रेवेन्यू एक्सपेंस। अगर तो उस एक्सपेंस की नेचर कैपिटल एक्सपेंस है तो उसको हमें क्या करना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए। कैपिटल एक्सपेंसेस भाई कौन से वाले होते थे, जिनसे हमने लॉन्ग टर्म फायदा लेना होता है। भाई रेवेन्यू एक्सपेंसेस कौन से होते थे, जिनसे शॉर्ट टर्म फायदा लेना होता है। शॉर्ट टर्म का मतलब 1 साल और लॉन्ग टर्म का मतलब 1 साल से ज्यादा। अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंस है तो उसको क्या कर देना चाहिए, एक्सपेंस आउट। एक्सपेंस आउट किस में करना है, प्रॉफिट एंड लॉस में, और कैपिटलाइज में करना है बैलेंस शीट में। अब क्वेश्चन ये राइज होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि क्या हमें उस एक्सपेंस को कैपिटलाइज करना चाहिए या उस एक्सपेंस को एक्सपेंस आउट करना चाहिए। मैंने फर्क सिंपल बताया था, इसके ऊपर कुछ टेस्ट अप्लाई कर दें। अगर तो वो एक्सपेंस उस एसेट की एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है तो ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। अगर वो एक्सपेंस उस एसेट की कैपेसिटी को बढ़ा रहा है तो ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। अगर वो एक्सपेंस उस एसेट में कोई एक्सटेंशन कर रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। अगर वो एक्सपेंस उस एसेट को अपग्रेड कर रहा है तो आप उसको क्या करेंगे, कैपिटलाइज करेंगे। अगर वो एक्सपेंस उसके अंदर कोई इंप्रूवमेंट्स लेके आ रहा है तो हमें उसको क्या करना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए। अगर ये वो एक्सपेंस करने की वजह से ये 5 चीजों के अंदर कोई इफेक्ट आता है तो ठीक है, हमें उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। लेकिन अगर सिंपल जैसे मैं बाइक की ट्यूनिंग करवाता हूं, गाड़ी की ट्यूनिंग करवाता हूं, तो भाई इसका मतलब अगर उनकी ट्यूनिंग करवाता हूं तो वो ट्यूनिंग उसकी एफिशिएंसी नहीं बढ़ाती बल्कि उसको एग्जिस्टिंग एफिशिएंसी लेवल पे लेके आ जाती है। तो दैट मींस कि वो फिर आपने मेंटेन करवाया है, आपने उसकी एफिशिएंसी बढ़ाई नहीं, आपने उसकी एफिशिएंसी को क्या किया, मेंटेन किया है। तो फिर वो आपका कौन सा एक्सपेंस होगा, रेवेन्यू एक्सपेंस, उसके हम कैपिटलाइज नहीं करना। लेकिन अगर वो एक्सपेंस करने की वजह से हमारे इन टेस्ट के ऊपर उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, कैपेसिटी बढ़ जाए, एक्सटेंशन हो जाए, अपग्रेड हो जाए, इंप्रूवमेंट्स आ जाए, तो हमें उनको क्या करना चाहिए, कैपिटलाइज करना चाहिए। अगर वो एक्सपेंस कैपिटलाइज करना पड़ता है तो ठीक है, हमें उसकी एंट्री क्या पास करनी चाहिए, डेबिट एसेट एंड कैश क्रेडिट। अगेन ऑब्वियसली बात है, कैश गया है तो उसको क्रेडिट करना है। लेकिन अगर वो रेवेन्यू एक्सपेंस बन जाता है, जैसे रिपेयर है, ट्यूनिंग की हम एग्जांपल ले रहे हैं, तो भाई रेवेन्यू एक्सपेंस को, रिपेयर एक्सपेंस को डेबिट करके कैश क्रेडिट, और इस रिपेयर एक्सपेंस को प्रॉफिट एंड लॉस में रिपोर्ट करना है तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट करके उसके बदले में बाद में रिपेयर एक्सपेंस क्रेडिट। मतलब ये ट्रांसफर एंट्री है, जर्नल एंट्री। अगर इन दोनों को मैं कैंसिल कर दूं तो इसके लिए जर्नली कुछ बुक्स ये भी लिखती हैं कि आप रेवेन्यू एक्सपेंस की एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस टू कैश कर सकते हैं। अगर वो अभी पेबल है तो फिर एक्रूड एक्सपेंस का वर्ड भी यूज किया जा सकता है। इधर तक किसी का क्वेश्चन? जी माइक अनम्यूट करके, इधर तक किसी का क्वेश्चन है? अब इस एसेट को
एसेट को हमने खरीद लिया, उसके ऊपर इनिशियल रिकॉग्निशन क्राइटेरिया भी अप्लाई कर दिया, उसके ऊपर इनिशियल मेजरमेंट क्राइटेरिया भी अप्लाई कर दिया, उसके ऊपर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्राइटेरिया भी अप्लाई कर दिया। अब उस एसेट को हमने क्या करना है, यूज करना है। अब यूज करके क्वेश्चन ये अराइज होता है कि उसको किस तरीके से उसकी अकाउंटिंग होगी और किस तरीके से हम उसको लेके चलेंगे, उसकी हम बातें करते हैं। तो यहाँ पे एक टॉपिक ऐड हो जाता है, उस टॉपिक को हम लोग नाम देते हैं डेप्रिसिएशन। अच्छा, डेप्रिसिएशन की जब आप लोग बातें करते हैं, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपने 1 जनवरी 2001 को एक प्लांट खरीदा है 2 लाख का। इसको आपने जिस दिन आपने खरीदा तो आपने कहा कि भाई इस एसेट ने यूज होना है 31 दिसंबर 2020 तक। जिस दिन आप एसेट खरीदते हैं तो उसी दिन आप एक एस्टीमेट लगा लेते हैं उसकी यूजफुल लाइफ का। आपने कहा उसकी यूजफुल लाइफ 20 साल है कि ये अगले 20 साल ये एसेट यूज हो सकता है, इससे ज्यादा यूज नहीं हो सकता। एस्टीमेट है, अंदाजन है। 2 लाख का आपने प्लांट खरीदा है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इस एसेट को की कॉस्ट ने आपके लिए क्या बनना है, एक्सपेंस बनना है। देखिए, मैं आपको वेरी इनिशियल स्टेज पे जब हम एक्सपेंस की बातें करते हैं या हम एसेट की बातें करते हैं तो वेरी इनिशियल स्टेज पे एक्सपेंस और एसेट के दरमियान में डिफरेंस बताता रहा हूं कि भाई एक आपने प्लांट खरीदा है, उस प्लांट को खरीद के आपकी जेब में से फिर भी कैश गया है। अगर आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो फिर भी आपकी जेब में से कैश गया है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं तो उसको आप कहते हैं कि ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। लेकिन अगर आप प्लांट खरीदते हैं आप उसको क्या कहते हैं, एसेट। तो बड़ी इनिशियल फेज में हम ये बात करते आए हैं, बड़ा बेसिक सा डिफरेंस है कि भाई कैश तो दोनों में गया है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बिल को हम क्या कहते हैं, ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। लेकिन जबकि प्लांट को क्या कहते हैं, एसेट है। भाई फर्क सिर्फ क्या है कि एसेट से अभी हमने फ्यूचर में फायदा लेना है। भाई प्लांट खरीदा, जब इससे फ्यूचर में फायदा लेना है तो उसको अपनी बुक्स के अंदर एसेट शो करना है। लेकिन जब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो उसको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर हमने क्या शो करना है, एक्सपेंस शो करना है। अब जब ये चीज तो कंफर्म है कि एक एसेट आपने खरीदा, देखिए कार भी आप खरीद लेते हैं तो 20 साल बाद उसकी कॉस्ट जो आपने इनकर की है उसने एक्सपेंस बनना ही बनना है। जब आपने एक चीज से बेनिफिट ले लिया तो उससे बेनिफिट लेने के बाद उसके आपके लिए क्या बनना है, एक्सपेंस बनना ही बनना है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अकाउंटिंग के अंदर एक्सपेंस तो बनना है इस प्लांट की कॉस्ट ने, लेकिन क्या इस प्लांट की कॉस्ट की जो 2 लाख की कॉस्ट आई है इसको हम सिर्फ 1 साल पे अपोर्शन करें या इस कॉस्ट को वेट करें, प्लांट को 20 साल यूज करने के बाद 20वें साल जाके एक्सपेंस चार्ज करें, या कि हम इसको 20 साल पे अपोर्शन करें। तो यहां पे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते आए थे, भाई उस कॉन्सेप्ट को हम क्या नाम देते थे, मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या कहते थे, मैचिंग और एक्रूवल का वर्ड भी यूज कर सकते हैं। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता था, इनकम एंड एक्सपेंसेस शुड बी मैच टू द पीरियड विद विच दीज आर रिलेटेड। भाई इनकम और एक्सपेंसेस को आपस में क्या करना है, मैच करना है। जब इस प्लांट से मैंने फायदा अगले 20 साल लेना है तो उसके एसोसिएटेड जो 2 लाख कॉस्ट आनी है उस कॉस्ट को भी कितने साल पे अपोर्शन करना चाहिए, 20 साल पे अपोर्शन करना चाहिए। वो 20 साल पे अपोर्शन करने के नाम, उसको हम क्या नाम देते हैं, हमारी क्या है, डेप्रिसिएशन। उस 20 साल पे अपोर्शनमेंट का नाम क्या है, उसको हम क्या नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को हम जब डिफाइन करते हैं तो उसके लिए एक वर्ड तो यूज किया जाता है, द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द नॉन करंट एसेट। एक नॉन करंट एसेट को यूज करने की कॉस्ट, उसको हम क्या नाम देते हैं, डेप्रिसिएशन। या इसके लिए हम ये भी वर्ड यूज करते हैं, द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ नॉन करंट एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। उसकी जो यूजफुल लाइफ है वो उसके ऊपर अपोर्शन करना, उसके ऊपर एलोकेट करना, इसको भी हम क्या नाम देते हैं, ये हमारी क्या है, डेप्रिसिएशन है। लेकिन जब हम एलोकेशन कर रहे हैं उसके लिए, सॉरी, ये जो मैं यूजफुल लाइफ का वर्ड यूज कर रहा हूं इसके लिए कुछ बुक्स वर्ड यूज करते हैं इकोनॉमिक लाइफ और कुछ वर्ड यूज करते हैं यूजफुल लाइफ। लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूजफुल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ। वो भी हम विद द पैसेज ऑफ टाइम बात करेंगे कि यूजफुल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ के अंदर क्या फर्क होता है। तो एक एसेट की जो कॉस्ट है उसको 20 साल पे अपोर्शन करने का नाम क्या है, हमारा क्या है, डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे ये किस कॉन्सेप्ट के मुताबिक होती है, मैचिंग या एक्रूवल कॉन्सेप्ट के मुताबिक हम क्या चार्ज करते हैं, डेप्रिसिएशन। और किस तरीके से हम लोग चार्ज करते हैं उसकी हम लोग बातें करेंगे। लेकिन इसके लिए जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो ऑब्वियस ही बात है, डेप्रिसिएशन चार्ज करने के भाई बड़े इनिशियल फेज से आप लोग पढ़ते आते हैं, 2 तरह के मेथड होते हैं। भाई एक को हम नाम देते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरे को हम लोग नाम देते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के 2 तरह के मेथड हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा कौन सा होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड का मैं यहाँ पे फार्मूला लिखूंगा, वो फार्मूला हमारे पास क्या है कि कॉस्ट में से हम लोग माइनस करते हैं किसको, यूजफुल लाइफ को।
सॉरी कॉस्ट में से हम लोग माइनस करते हैं स्क्रैप वैल्यू को। स्क्रैप वैल्यू का वर्ड भी यूज कर सकते हैं, रेजिडुअल वैल्यू का भी वर्ड यूज कर सकते हैं। उसको या तो हमें वो परसेंटेज बताए या फिर उसको हम डिवाइड करेंगे यूजफुल लाइफ पे। बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि सर अगर यूजफुल लाइफ भी बता देगा और अगर परसेंटेज भी बता देगा तो किसको प्रेफर करेंगे? याद रखिएगा परसेंटेज को प्रेफर करेंगे। अगर परसेंटेज गिवन ना हुई तो उसको किस पे डिवाइड कर देंगे? यूजफुल लाइफ के ऊपर। और जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है इसके लिए मैं वर्ड यूज करता आया हूं नेट बुक वैल्यू, या इसकी जगह वर्ड यूज करता आया हूं कौन से वाला? रिटर्न ऑन वैल्यू, या वर्ड यूज करता आया हूं कैरिंग वैल्यू। इसकी हम क्या अप्लाई करेंगे? परसेंटेज। अब बच्चा कहता है सर अगर यहां पे भी स्क्रैप वैल्यू गिवन हो, याद रखिएगा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन है, अगर रेजिडुअल वैल्यू गिवन है तो कभी भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने माइनस नहीं करनी। ये मैंने दो फार्मूले लिखे हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है जब हम एक एसेट खरीदते हैं उसको डेप्रिसिएट करना है तो उसके लिए हमने जो पॉलिसी रखनी है या जो अजम्पशन अप्लाई करनी है, स्ट्रेट लाइन पे जाना है या रिड्यूसिंग पे जाना है, तो उसके लिए दो तरह की अजम्पशन होती है। भाई स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हम ये अज्यूम करते हैं कि ये एसेट हमें कॉन्स्टेंट इकोनॉमिक बेनिफिट देगा थ्रू आउट एसेट यूजफुल लाइफ। हम ये अज्यूम करते हैं कि इसने 20 साल इस्तेमाल होना है तो हर साल सेम बेनिफिट देने हैं। तो जब सेम बेनिफिट देने हैं तो उसकी डेप्रिसिएशन भी हर साल क्या आएगी? अकॉर्डिंग टू मैचिंग कॉन्सेप्ट सेम आएगी। उसके लिए मैंने इसीलिए वर्ड यूज कर दिया भाई कॉस्ट पकड़ लो। कॉस्ट है कितनी? 2 लाख। स्क्रैप वैल्यू उसकी जो भी अगर है, स्क्रैप वैल्यू क्या है कि अगर 20 साल के बाद ये लोहे के भाव कितने का बिक सकता है, तो अगर स्क्रैप वैल्यू गिवन है तो थोड़ी देर के लिए ज्यूम करते हैं स्क्रैप वैल्यू 0 है। अभी 2 लाख में से 0 माइनस करके या तो 10% वो बता देगा या 10 साल बता देगा। भाई 2 लाख का 10% कितना आ गया? 20,000। तो भाई हर साल 20,000 ही इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। और अगर 10 साल कह रहे हो, लाइफ कह रहे हो, तो ठीक है 2 लाख को 10 में डिवाइड कर दो तो हर साल इसकी 20,000 ही डेप्रिसिएशन आएगी। तो दिस इज कॉल्ड कि कौन सा मेथड है? स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसके अंदर कांस्टेंट इकोनॉमिक बेनिफिट थ्रू आउट हमारे एसेट जो यूजफुल लाइफ है वो क्या होने हैं? आने हैं। लेकिन अगर हम कहते हैं कि नहीं हमारा शुरू में एसेट जो है वो एफिशिएंट है, तो जब शुरू में एफिशिएंट है तो इसका मतलब शुरू वाले सालों में डेप्रिसिएशन इसकी क्या आनी चाहिए? ज्यादा आनी चाहिए। भाई मुझे ये बताएं, अगर एसेट शुरू वाले सालों में आपका एफिशिएंट ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है बेनिफिट भी ज्यादा देगा। जब बेनिफिट ज्यादा देगा तो उसकी डेप्रिसिएशन भी शुरू वाले सालों में क्या आएगी? ज्यादा आएगी। तो इसके लिए मैं वर्ड यूज करता हूं कि हर साल इसकी नेट बुक वैल्यू की परसेंटेज। अब नेट बुक वैल्यू क्या होती है यहां पर लिख देते हैं कि कॉस्ट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दो। कॉस्ट क्या है उसकी? 2 लाख। भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या है? पहले साल तो उसकी डेप्रिसिएशन हमारे पास है ही नहीं, तो 2 लाख माइनस 0 करके 2 लाख, उसका 10% मैं अज्यूम कर लेता हूं। 2 लाख का 10% लेंगे कितना आ जाएगा? 20,000। ये पहले साल की डेप्रिसिएशन आएगी। लेकिन अगले साल जब हम डेप्रिसिएशन लेंगे 2 लाख उसकी कॉस्ट आएगी, लेकिन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगले साल तक उसकी डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी होगी? 20,000। भाई 2 लाख में से 20,000 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 1,80,000। 1,80,000 का 10% लेंगे कितनी डेप्रिसिएशन आएगी? 18। पहले साल डेप्रिसिएशन कितनी है? 20, अगले साल कितनी? 18। इधर पहले साल भी 20, अगले साल भी 20। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या असम्पशन थी कि हमारा कांस्टेंट इकोनॉमिक बेनिफिट आएगा थ्रू आउट एसेट यूजफुल लाइफ। लेकिन इसमें क्या था कि शुरू वाले सालों में एसेट ज्यादा एफिशिएंट है तो डेप्रिसिएशन ज्यादा आएगी 20,000। अगले साल उसकी एफिशिएंसी में थोड़ी सी कमी आई, डेप्रिसिएशन 18,000। उसके अगले साल अगर हम बात करें तो 20,000 पहले साल की डेप्रिसिएशन और दूसरे साल की कितनी हमारे पास? 18,000। तो भाई 18,000 दूसरे साल की डेप्रिसिएशन तो भाई कितनी बन चुकी होगी? 38,000। भाई 2 लाख में से 38,000 माइनस करके तीसरे साल अगर मैं इधर 2 लाख इसकी कॉस्ट लिखूं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब आज तक की कितनी डेप्रिसिएशन है? भाई 38,000, वो कितनी आ जाएगी? 1,62,000। 10% हमने रेट रखा था तो 10% लेंगे। तीसरे साल इसकी डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 16,200। तो पहले साल कितनी? 20, दूसरे साल 18, तीसरे साल कितनी? 16,200। मतलब हर साल उसकी डेप्रिसिएशन क्या आती जा रही है? कमी जा रही है। दिस इज कॉल्ड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब इसको किस तरीके से अकाउंट फॉर करना है ये हम बातें करेंगे कल। इधर तक किसी का क्वेश्चन है तो यू मे आस्क।